बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लीगल डिस्कशंस और मैं हूं एडवोकेट नईम तरीन। आज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं और जिस टॉपिक को हम स्टडी करेंगे वो टॉपिक है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इससे पहले हमने कॉन्ट्रैक्ट को प्रोमिनेंट ज्यूरिस्ट की रिसर्च की रोशनी में उनकी डेफिनेशन देखी। एग्रीमेंट को हमने देखा कि एग्रीमेंट से क्या मुराद है और कौन सा एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। इसके साथ हमने प्रॉमिस की डेफिनेशन देखी थी, प्रोपोज़ल किसे कहते हैं, ऑफ़र क्या होती है और एक्सेप्टेंस किस तरह होती है। आज हम एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से मुराद ये है कि कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के लिए वो कौन से लवाज़िमात हैं, वो कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं और वो कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडिटी अता करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाती हैं। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि वो कौन से ऐसे एसेंशियल्स हैं, वो कौन से ऐसे लवाज़िमात हैं और वो कौन सी ऐसी कानूनी ज़रूरियात हैं जिनकी अदम मौजूदगी में कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता बल्कि वॉइड हो जाता है। वो लवाज़िमात और वो एसेंशियल्स जो कानून हमें देता है उन पे हम मुख्तसरन आज बात करेंगे और उन्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की सेक्शन 10 जो है वो हमारे सामने ये फैक्ट रखती है और ये कहती है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन एंड विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट and are not hereby expressly declared to be void where necessarily the agreements must satisfy the requirements of law regarding writing, attestation or registration. The essentials of a valid contract must be followed. इसके मुताबिक कानून ये कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए, उसे इन द आई ऑफ लॉ ऑथेंटिक बनाने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत हैं उनमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ये सेक्शन 10 जो है हमारी रहनुमाई करती है कि उसमें फ्री कंसेंट होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए और बाकी जो एसेंशियल्स लॉ हमारे सामने रखता है वो होने चाहिए। लिहाजा हम आज ये देखेंगे कि सेक्शन 10 की रोशनी में कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होता है और कौन से कॉन्ट्रैक्ट को हम इन द आई ऑफ लॉ बाइंडिंग बाय लॉ कह सकते हैं और कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता। इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हमें अपने जहन में रखना चाहिए वो ये है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से मुराद वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे ऑथेंटिसिटी बाय लॉ हासिल होती है, जिसे जो बाइंडिंग बाय लॉ होता है और जिस कॉन्ट्रैक्ट की रोशनी में बोथ ऑफ द पार्टीज़ आर बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी रोशनी में दोनों पार्टीज़ मुआहदे के दोनों फ्रीकैन जो होते हैं वो उसको परफॉर्म करने के, उसको उस पे अमल दरामद के और उसके नतीजे में जो लीगल ऑब्लिगेशंस और लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आयद होती हैं उन्हें अंजाम देने के और उन पर अमल करने के कानूनन पाबंद होते हैं। लिहाजा इसमें जो पहला एसेंशियल हमें देता है कानून वो देता है ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस का। ये फर्स्ट एसेंशियल है फॉर द वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस का वजूद होना चाहिए। ज़ाहिर है जब दो फ्रीकैन कोई एग्रीमेंट करने जाते हैं, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट करने जाते हैं तो एक फ्रीक ऑफ़र करता है, प्रपोज़ल देता है और दूसरा फ्रीक उसकी एक्सेप्टेंस देता है। यानी जब हम एक फ़रीक की हैसियत से दूसरे फ़रीक के सामने अपनी किसी चीज़ से मुतल्लिक ऑफ़र करते हैं, उसे अपनी कोई पेशकश उसके सामने रखते हैं, अपनी कोई ऑफ़र उसे करते हैं, अपना कोई प्रपोज़ल उसके सामने पेश करते हैं और वो दूसरा फ़रीक हमारी ऑफ़र को, हमारी पेशकश को, हमारे प्रपोज़ल को जब एक्सेप्ट कर लेता है तो हम कहते हैं कि ये
प्रोपोज़ल की एक्सेप्टेंस हो गई है। तो पहला एसेंशियल किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कानून हमें देता है वो ये देता है कि ऑफ़र होनी चाहिए और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एक फरीक ऑफ़र करेगा और दूसरा फरीक उसे एक्सेप्ट करेगा, उसकी एक्सेप्टेंस देगा, लेकिन इसके साथ ये लॉ एक कंडीशन इम्पोज करता है ऑन द बोथ ऑफ पार्टीज़ कि वो ऑफ़र लॉफुल होनी चाहिए और जो दूसरा फरीक जो एक्सेप्टेंस देगा वो एक्सेप्टेंस भी लॉफुल होनी चाहिए। लिहाजा जो पहला एसेंशियल है वो लॉफुल ऑफ़र और लॉफुल एक्सेप्टेंस का है। दूसरा एसेंशियल जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाजमी करार देता है कानून वो है लीगल ऑब्लिगेशंस। यानी अगर आप एक ऐसा एग्रीमेंट करते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जो लीगल ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज़ क्रिएट नहीं करता, दोनों पार्टीज़ को कानूनी तौर पर अमल के लिए पाबंद नहीं बनाता, कानून के सामने जवाबदेह नहीं बनाता, तो अगर लीगल ऑब्लिगेशंस का वजूद वहाँ पे मौजूद नहीं है तो लीगल ऑब्लिगेशंस की अदम मौजूदगी में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहला सकता। लिहाजा ये ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के रिज़ल्ट के तौर पे, मुआहदे के नतीजे के तौर पे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हों और दोनों पार्टीज़ उस मुआहदे पर अमल करने की कानूनी तौर पर पाबंद बन गई हों। अगर कोई ऐसा एग्रीमेंट किया गया है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया गया है जो दोनों पार्टीज़ के कंधों पर कोई कानूनी जिम्मेदारियां नहीं डालता, लीगली उन्हें पाबंद नहीं करता और लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं करता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। इस तरह तीसरा एसेंशियल जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए लाजमी है वो कानून हमें देता है लॉफुल कंसिडरेशन का। ये लॉफुल कंसिडरेशन से मुराद ये है कि जो बदल आप तय करते हैं, कंसिडरेशन की तारीफ़ हमने गुज़िश्ता एपिसोड में ये देखी थी कि कानून कंसिडरेशन को एक प्राइस करार देता है जो पे की जाती है प्रोमिसी की तरफ से प्रोमिसर को। यानी ये वो बदल होता है, ये वो कीमत होती है, ये वो मुआवजा होता है और ये वो प्राइस होती है जो दूसरा फरीक पहले फरीक को प्रॉमिस के तौर पे अदा करता है। लिहाजा कानून ये कंडीशन इम्पोज करता है और ये पाबंदी लगाता है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें जो कंसिडरेशन होगा वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए बल्कि वो लॉफुल होना चाहिए। वो कीमत, वो प्राइस, वो मुआवजा कानूनी होना चाहिए, गैर कानूनी नहीं होना चाहिए। चौथा जो असेंशियल हमारे सामने कानून रखता है एक कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के लिए वो है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ को आप कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं कि वो पार्टीज़, वो फ्रीकैन जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, जो एग्रीमेंट करने जा रहे हैं, उनके अंदर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए मुआहदा करने की। वो कैपेबल होने चाहिए मुआहदा करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए या एग्रीमेंट करने के लिए। यानी कानून ने जो कॉम्पिटेंसी मुकर्रर कर रखी है, कानून ने जो कैपेबिलिटी मुकर्रर कर रखी है कि फ़लाँ किस्म की खुसूसियात फ्रीकैन के अंदर होनी चाहिए, ये कैपेबिलिटीज़ उनके अंदर होनी चाहिए और ये कॉम्पिटेंसी उनके अंदर होनी चाहिए। अगर ये कॉम्पिटेंसी फ्रीकैन के अंदर नहीं होगी और ये कैपेबिलिटी पार्टीज़ के अंदर नहीं होगी तो वो मुआहदा वैलिड नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, वो बाइंडिंग बाय लॉ नहीं होगा, बल्कि वो इन द आई ऑफ लॉ एक वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लिहाजा उसकी तशरीह करते हुए कानून जो कैपेसिटी हमारे सामने रखता है, जब कॉम्पिटेंसी की बात करता है तो उसमें वो कहता है कि कॉम्पिटेंसी ऑफ पार्टी से मुराद ये है, कैपेसिटी ऑफ पार्टी से मुराद ये है कि पार्टीज़ को मेजर होना चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए। एज ऑफ मेजॉरिटी का जो तसव्वुर और रूल और कायदा और ज़ाब्ता हमें देता है उससे मुराद ये है कि कानून के अंदर जो बलूगत की उम्र रखी गई है, जो मेजॉरिटी हमें 18 साल हम पढ़ते भी हैं और सुनते भी हैं, कोई बंदा कानून की उस उम्र से नीचे की उम्र का हामिल ना हो जो बलूगत के लिए कानून ने मुकर्रर कर रखी है। यानी फ्रीकैन को कानून की नज़र में माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, नाबालिग नहीं होना चाहिए, बालिग होना चाहिए। दूसरी जो पहलू है कैपेसिटी ऑफ पार्टी का, वो हमारे सामने ये रखता है कि पार्टीज़ मस्ट बी साउंड माइंड,
ان کو साउंड माइंड होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। उनका दिमाग काम करता हो, उनकी अकल काम करती हो, उनका शऊर काम करता हो, वो समझदार हो, वो दीवाने ना हो, वो पागल ना हो, वो मजनू ना हो, या वो किसी भी ऐसी जहनी बीमारी का शिकार ना हो जो इंसान को सोचने समझने की सलाहियत से महरूम कर देती है। इसी तरह वो कैपेसिटी और कॉम्पिटेंसी की तशरीह करते हुए कानून हमारे सामने एक तीसरा पहलू रखता है कि पार्टीज़ शुड नॉट डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ। किसी भी कानून ने उन फ्रीकैन को डिसक्वालीफाई ना कर दिया हो, उनको महरूम ना कर दिया हो, उनके बारे में ये जजमेंट ना दे दी हो किसी अदालत ने, या किसी कानून ने ऐसे अफराद को मुआहदा करने से या एग्रीमेंट करने से मना ना किया हो। लिहाजा किसी फ्रीक की, दोनों फ्रीकैन में से किसी फ्रीक को किसी कानून ने अगर डिसक्वालीफाई कर दिया है कि ये शख्स इस किस्म का मुआहदा करने का इख्तियार नहीं रखता, इसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो इस कानून के मुताबिक मुआहदा करने के लिए पूरी नहीं है, काफ़ी नहीं है, तो अगर वो डिसक्वालीफाई भी होगा तो वो कैपेबल नहीं होगा, वो कॉम्पिटेंट नहीं होगा एग्रीमेंट करने का या कॉन्ट्रैक्ट करने का। लिहाजा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ बहुत ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज़ जो हैं, मुआहदे के जो दोनों फ्रीकैन हैं, वो कानूनी तौर पर कैपेबल होने चाहिए और कॉम्पिटेंट होने चाहिए एग्रीमेंट करने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। पांचवा जो एसेंशियल हमारे सामने कानून रखता है वो फ्री कॉन्सेंट का रखता है। फ्री कॉन्सेंट से मुराद ये है कि दोनों फ्रीकैन की आज़ाद मर्ज़ी शामिल होनी चाहिए मुआहदा करने में। यानी जो ऑफ़र करता है वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी के साथ ऑफ़र करे, जो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता है दूसरा फरीक, वो बग़ैर किसी दबाव के अपनी आज़ाद मर्ज़ी के साथ, अपनी खुशी के साथ, अपने दिलो दिमाग को हाजिर रखते हुए, अपने होशो हवास में रहते हुए उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करे। लिहाजा फ्री कॉन्सेंट की तशरीह करते हुए कानून जो हमारे सामने पहलू रखता है वो ये रखता है कि कॉन्सेंट इज़ फ्री व्हेन इट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड बाय कोएर्शन। यानी जब हम कहते हैं कि आज़ाद मर्ज़ी से मुआहदा किया जा रहा है तो इसका मतलब ये होता है कि बग़ैर किसी ज़बरदस्ती के, बग़ैर किसी सख्ती के और बग़ैर किसी जबर के मुआहदा करने में फ्रीकैन जो हैं वो आज़ाद हैं। दूसरा ये है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोई भी नाहक और नाजायज़ दबाव किसी फ्रीक पर नहीं होना चाहिए कि किसी दबाव के ज़रिए उनकी कॉन्सेंट हासिल की गई हो। अगर किसी ज़बरदस्ती से, सख्ती से, जबर से उनकी कॉन्सेंट हासिल की गई है, उनकी मर्ज़ी हासिल की गई है, या कोई नाहक और नाजायज़ दबाव डालकर उनकी मर्ज़ी हासिल की गई है, या उन दोनों फ्रीकैन में से किसी एक की मर्ज़ी इन ज़राए से हासिल की गई है, तो वो फ्री कॉन्सेंट नहीं होगी बल्कि वो अनफ्री कॉन्सेंट होगी। और ये ऐसा मुआहदा जो है, ऐसा एग्रीमेंट या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन द आई ऑफ लॉ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इसी तरह कानून हमारे सामने ये पहलू भी पेश करता है कि अगर किसी फरीक की मर्ज़ी फ्रॉड के ज़रिए हासिल की गई है तो ये मुआहदा भी वैलिड नहीं होगा, ये भी वॉइड होगा। और इसी तरह मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए अगर किसी फरीक की मर्ज़ी हासिल की गई है, यानी गलत बयानी के ज़रिए हक़ाइक़ को पोशीदा रखकर, सच को छुपाकर गलत बयानी करते हुए किसी की मर्ज़ी हासिल की गई है, तो ऐसा एग्रीमेंट भी वैलिड नहीं होगा, इसकी वैलिडिटी मशकूक हो जाएगी और ये फ्री कॉन्सेंट नहीं होगी। इसके बाद जो छठा एसेंशियल कानून हमारे सामने रखता है वो रखता है लॉफुल ऑब्जेक्ट का, कि आप दो फ्रीकैन जिस मकसद के लिए मुआहदा कर रहे हैं, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इट शुड बी लॉफुल, और ये अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। तो जब हम कहते हैं कि ये लॉफुल होना चाहिए तो फिर हम ये कह रहे होते हैं कि कानून कहता है कि इट मस्ट नॉट बी फ्रॉडुलेंट, इलीगल, इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी और एम्प्लॉय इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर। यानी लॉफुल ऑब्जेक्ट से मुराद ये है कि आपका जो मकसद है मुआहदा करने का और आपका जो मकसद है एग्रीमेंट करने का, वो धोखे पर
وہ دھوکہ دہی سے حاصل نہ کیا گیا ہو، وہ دھوکہ دینے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے نہ ہو، اور وہ غیر قانونی مقصد نہ ہو، اور وہ غیر اخلاقی مقصد بھی نہ ہو، اور وہ آبجیکٹ اپوز نہ کرتا ہو پبلک پالیسی کو، عوام کے مفاد کو، مفاد عامہ کے خلاف نہ ہو، معاشرے کے مفاد کے خلاف نہ ہو، پبلک کے مفاد کے خلاف نہ ہو، اور وہ کسی شخص کو انجری دینے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، یا کسی شخص کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی وہ مقصد نہ ہو۔ یعنی وہ تمام کسی ایگریمنٹ کے، کسی کانٹریکٹ کے وہ تمام مقاصد جو غیر اخلاقی ہوں گے، جو فراڈولنٹ ہوں گے، جو اللیگل ہوں گے، اور جو مفاد عامہ کے خلاف ہوں گے، یا جو مقاصد کسی شخص کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوں گے، یا کسی شخص کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کے لیے ہوں گے، وہ کسی کانٹریکٹ کو ویلڈ نہیں بنا سکتے۔ ایسا کانٹریکٹ، ایسے مقاصد رکھنے والا معاہدہ ویلڈ نہیں ہوگا۔ ساتواں جو اسینشل ہمارے سامنے قانون رکھتا ہے، وہ رکھتا ہے رائٹنگ اینڈ رجسٹریشن کا۔ قانون کے نظر میں معاہدہ زبانی بھی ہو سکتا ہے اور تحریری بھی ہو سکتا ہے، لیکن قانون یہ مناسب سمجھتا ہے اور یہ بہتر سمجھتا ہے کہ جب آپ معاہدہ کریں تو اسے تحریر میں لے لیا کریں، اسے ریٹن شیپ میں لے لیا کریں، اور اگر ضروری ہو تو اسے رجسٹرڈ بھی کروا لیا کریں، کیونکہ بہت سارے ایسے ایگریمنٹ ہوتے ہیں جو رجسٹریشن کے بغیر کوئی لیگل ایتھینٹسٹی نہیں رکھتے۔ لہٰذا ساتواں ایسینشل جو ہے وہ اس لیے بھی لازمی ہے کہ اس میں تحریر کر لینے کا اور رجسٹرڈ کروا لینے کا معاہدے کو ذکر کیا گیا ہے۔ لہٰذا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر آپ معاہدے کو ویلڈ بنانا چاہتے ہیں، ان دا کورٹ آف لا اس کی ویلڈیٹی ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ریٹن ہونا چاہیے اور اس کی رجسٹریشن ہونی چاہیے۔ آٹھواں ایسینشل جو قانون ہمارے سامنے رکھتا ہے کسی کانٹریکٹ کو ویلڈ کرنے کے لیے یا اس کی ویلڈیٹی کے لیے، وہ ہے سرٹینٹی آف ٹرمز۔ سرٹینٹی آف ٹرم سے مراد یہ ہے کہ اٹ مسٹ بی کلیئر، کمپلیٹ اینڈ سرٹین، یعنی اس کے اندر انسرٹینٹی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جو معاہدہ کر رہے ہیں اس کی تمام شرائط بالکل کلیئر ہونی چاہیے، آپ کو بھی سمجھ آنی چاہیے، اور آپ جس فریق کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں اس کو بھی سمجھ آنی چاہیے، ہر لحاظ سے کلیئر ہونی چاہیے، ہر لحاظ سے کمپلیٹ ہونی چاہیے، اور اس میں کسی قسم کا تعطل یا کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جو کانٹریکٹ کر رہے ہیں وہ جس چیز سے متعلق کر رہے ہیں اس میں جو کنسیڈریشن ہے وہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، اس کی کائنڈ کلیئر ہونی چاہیے، اس کی نوعیت کلیئر ہونی چاہیے، اس کی نوعیت اور اس کی نیچر کلیئر ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی بندے کے سامنے یہ پروپوزل رکھتے ہیں کہ میں آپ کو 20 کتابیں سیل کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ خریدنا چاہتے ہیں؟ آپ کی یہ آفر اگر وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو آپ کو اس سے قبل ہی یہ جو آپ نیچر آف کانٹریکٹ ہے اور یہ جو نوعیت ہے اس معاہدے کی، یہ بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ آپ جو 20 کتابیں آپ اسے سیل کرنا چاہتے ہیں، آپ جو 20 کتابیں سیل کرنے کا پرومس کر رہے ہیں، جو ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ دوسرا فریق جو پرومسی ہے آپ کے ساتھ یہ پرومس کر رہا ہے کہ میں آپ سے 20 کتابیں خریدوں گا، تو دیر مسٹ بی کلیئر کائنڈز آف بکس، کہ وہاں پہ کون سی کتابیں، کس قسم کی کتابیں، کس سبجیکٹس کے لحاظ سے جو کتابیں ہیں وہ آپ سیل کرنا چاہتے ہیں۔ کیا آپ اردو کی کتاب دے رہے ہیں؟ کیا آپ 20 کتابیں فزکس کی سیل کر رہے ہیں؟ کیا کیمسٹری کی دے رہے ہیں؟ انگلش لٹریچر کی دے رہے ہیں؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کا کنسیڈریشن، آپ کا نیچر آف کانٹریکٹ، ٹرمز اینڈ کنڈیشن بالکل کلیئر ہونی چاہیے، وہ سرٹینٹی ہونی چاہیے، اس میں سرٹینٹی آف ٹرمز کا عنصر شامل ہونا چاہیے، کسی قسم کی انسرٹینٹی نہیں ہونی چاہیے۔ 9واں جو اسینشل ہمارے سامنے قانون رکھتا ہے وہ ہے پاسبلٹی آف پرفارمنس، کہ جب آپ کہتے ہیں کہ میں کانٹریکٹ کو ویلڈ بنانا چاہتا ہوں، آپ کانٹریکٹ کی ویلڈیٹی ثابت کرنا چاہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ کسی کانٹریکٹ کو اگر ویلڈ بنانا ہے تو اس کے اندر ایسی شرط نہیں ہونی چاہیے جس پر عمل کرنا ناممکن ہو، یعنی پاسبلٹی آف پرفارمنس لازمی ہے کسی کانٹریکٹ کی ویلڈیٹی کے لیے۔ اگر آپ کوئی ایسا ایگریمنٹ کرتے ہیں، کوئی ایسا کانٹریکٹ کرتے ہیں جس کو پرفارم کرنا دونوں فریقین کے لیے یا کسی ایک فریق کے لیے ممکن نہیں ہے، تو ایسا ایگریمنٹ یا ایسا کانٹریکٹ ویلڈ نہیں ہوگا۔ یعنی آپ اس کے اندر
ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ جن پہ عمل کرنا، ان کو پرفارم کرنا، ان ڈیوٹیز پہ عمل کرنا، ان ذمہ داریوں کو انجام دینا کسی فریق کے لیے ممکن نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ کسی بندے کے ساتھ ایسا پرومس یا ایگریمنٹ کرتے ہیں یا ایسا کانٹریکٹ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو 2 لاکھ روپیہ دوں گا اگر آپ آسمان سے ستارے توڑ کے لے آئیں، یا آپ جادو کے ذریعے فلاں خزانے کے پہاڑ کو میرے سامنے پیش کر دیں۔ تو یہ ایک مثال ہے، اس مثال کی روشنی میں آپ یہ بات آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اور ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو سکتا ہے کہ اگر آپ ایسا ایگریمنٹ کرتے ہیں جس پہ عمل کرنا ناممکن ہے تو وہ کانٹریکٹ یا وہ ایگریمنٹ ویلڈ نہیں ہوگا، لہٰذا پرفارمنس کی پاسبلٹی ہونی لازمی ہے۔ آخری اور 10واں ایسینشل جو کانٹریکٹ ایکٹ کی روشنی میں ریلیونٹ لا ہمارے سامنے پیش کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ ناٹ ایکسپریسلی ڈکلیئرڈ وائڈ۔ آپ جو ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں یا آپ جو کانٹریکٹ کر رہے ہیں وہ علی اعلان قانون نے اس سے منع نہ کیا ہوا ہو، کیونکہ ہم سیکشن 24 سے لے کے سیکشن 30 آف دا کانٹریکٹ ایکٹ 1872 کو جب ہم دیکھیں گے تو ان سیکشن دفعہ 24 سے 30 تک وہ تمام کانٹریکٹس ایکسپلین کر دیے گئے ہیں جن سے قانون نے علی اعلان منع کر دیا ہے کہ آپ اس قسم کے معاہدے، اس قسم کے کانٹریکٹ، اس قسم کے پرومسز یا اس قسم کے ایگریمنٹ آپ نہیں کر سکتے، یہ منع کر دیے گئے ہیں۔ باقاعدہ موضوعات کے ساتھ، باقاعدہ نام کے ساتھ وہ کانٹریکٹ جو ہیں وہ منع کر دیے گئے ہیں، لہٰذا ان میں سے کوئی بھی کانٹریکٹ جسے قانون نے اظہار کر دیا ہے کہ یہ وائڈ ہوگا اور اسے وائڈ قرار دے دیا گیا ہے، وہ کانٹریکٹ اگر آپ کریں گے تو کانٹریکٹ ویلڈ نہیں ہوگا۔ لہٰذا یہ 10 ایسینشلز قانون ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ کسی کانٹریکٹ کو ویلڈ کرنے کے لیے یا کسی کانٹریکٹ کی ویلڈیٹی کے لیے یہ 10 ایسینشلز ہونے لازمی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی آپ مس کر دیتے ہیں اور ایک کی بھی اگر عدم موجودگی ہوتی ہے تو کوئی بھی کانٹریکٹ ویلڈ نہیں رہتا۔ ان کو میں آخر میں مختصراً ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ویلڈ کانٹریکٹ کے لیے سب سے پہلا ایسینشل آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہے، دوسرا لیگل آبلیگیشن ہے، تیسرا لافل کنسیڈریشن ہے، چوتھا کیپیسٹی آف پارٹیز ہے، پانچواں فری کانسنٹ ہے، چھٹا لافل آبجیکٹ ہے، اور ساتواں رائٹنگ اینڈ رجسٹریشن ہے، آٹھواں سرٹینٹی آف ٹرمز ہے، اور نواں پاسبلٹی آف پرفارمنس ہے، اور 10واں اور آخری ہے ناٹ ایکسپریسلی ڈکلیئرڈ وائڈ۔ یہ 10 ایسینشلز تھے جو ویلڈ کانٹریکٹ کے لیے لازمی تھے۔ یہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے اور لا کے اسٹوڈنٹس کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ امید ہے کہ آپ کا ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کلیئر ہو چکا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ کلاسیفیکیشن آف کانٹریکٹ پہ بات کریں گے۔ انشاءاللہ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔